नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं सिकता देव। जिस गैंग वॉर को कभी मुंबई से जोड़कर देखता रहा हम सब, जिसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश या बाहरी दिल्ली के कुछ हिस्सों का चलन मानते रहे, वो बिल्कुल दिल्ली के सीने तक चला आया है। जिस पौष दिल्ली के इलाके को जो साउथ दिल्ली कहलाती है, वहां बीती रात खुलेआम हत्या हुई और माफिया गिरोह इसकी जिम्मेदारी लेते दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई इकलौता घटना है। आपको 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर बीती रात की है, ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 की, जहां पर कुछ हमलावरों ने एक जिम संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। दूसरी तस्वीर रजौरी गार्डन की है, जहां बर्गर किंग रेस्टोरेंट में 3 अज्ञात हमलावरों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या की। और तीसरी तस्वीर शाहदरा के नाइट क्लब की, जहां बदमाशों ने बाउंसर पर पिस्तौल तान दी और गोलीबारी कर फरार हो गए। तो फिलहाल कल रात की वारदात पर चर्चा करते हैं। साउथ दिल्ली के पौश इलाके ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में एक जिम मालिक नादिर शाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल 6 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं, लेकिन शूटर और मौके पर मौजूद एक दूसरे आरोपी अब भी फरार है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि जेल में बंद हाशिम बाबा इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। शुरुआती जांच के बाद दिल्ली पुलिस को यह गैंग वॉर से जुड़ा मामला लग रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई ने के करीबी रोहित गोदारा और गोल्डी बराड ने नादिर की हत्या की जिम्मेदारी ली है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वारदात की सीसीटीवी फुटेज की, जब वो जिम संचालक अपने जिम से बाहर खड़ा होकर अपने एक सहयोगी से बात कर रहा था। तभी हमलावर वहां पहुंचे और वहां पर अंधाधुंध फायरिंग की। अस्पताल इस संचालक को पहुंचाया गया, लेकिन उसे वहां पर मृत घोषित कर दिया गया। तो ये सीसीटीवी फुटेज में ये बात सामने आई है कि बहुत ही आराम से ये हमलावरों ने निशाना बनाया। चलता फिरता सड़क है ये जिम के बाहर। GK1 का ये एरिया है, ग्रेटर कैलाश पार्ट 1। जो लोग आप लोग दिल्ली को बेहतर समझते हैं, ये ग्रेटर कैलाश का इलाका है और इसी इलाके के मेन रोड पर ये जिम है, जहां पर ये जिम संचालक अपने एक सहयोगी से बात कर रहा था। तभी उस पर ये हमला हुआ है। और LN राव, पूर्व DCP दिल्ली पुलिस, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चलते हैं सीधे उनके पास। हम अपने सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के पास भी जाएंगे, बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर तफ्तीश में क्या कुछ निकल कर आ रहा है। लेकिन राव साहब, ये जो बात है, जो 3 घटनाओं की हमने जिक्र किया, गैंग वॉर, खुलेआम इस तरह से निशाना बनाना और आराम से फरार हो जाना, आप दिल्ली पुलिस के कामकाज को बेहतर समझते हैं। क्या दिल्ली इस वक्त बदल गई है? देखिए सिकता जी, आजकल क्या रिसेंटली अभी जब से मैं देखा वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में कुछ जो 1-2 वारदातें हुई थी, वहां पे गैंगस्टर्स ने सरेआम किसी कार वाले शोरूम वाले पे गोली चला दी, राजौरी गार्डन के उसमें गोली चला दी, उसके बाद ट्रांसयमुना में गोली चलाई। और अभी लेटेस्ट GK1 एक दिल्ली का बहुत पॉश इलाका है, वहां पर किसी एक बिजनेसमैन जो कि जिम का मालिक बताया जा रहा है, उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। ये एक वास्तव में अलार्मिंग सिचुएशन है दिल्ली में। और मैं समझता हूँ कि जो गैंगस्टर्स थे उसने अपने हाथ और पैर दोनों फैला लिए हैं दिल्ली को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं से आम पब्लिक को एक प्रकार से इनसिक्योरिटी की भावना आती है। पब्लिक ये समझती है शायद पुलिस बहुत ही स्लोली काम कर रही है, उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क ठीक नहीं है, और इस प्रकार से पुलिस का जो भरोसा है पब्लिक के दिमाग में वो जरा कम होता जा रहा है। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि ये सारे केसेस वर्कआउट हो गए हैं, पकड़ लिए गए हैं लोग, और कुछ केसेस में 1-2 एनकाउंटर भी हुए हैं जो इन गैंगस्टर्स के हैं। इसका श्रेय भी मैं दिल्ली पुलिस को दूंगा। लेकिन जो लोकल पुलिस की इंटेलिजेंस नेटवर्क है, जो कि जो जिस जिस एरिया में ऐसा घटनाएं हो रही हैं, वहां पर पुलिस की अपनी जो खुफिया तंत्र है वो मुझे लगता है कहीं ढीला है। और मैक्सिमम केसेस में जितने भी ये केसेस हुए हैं, आपका मैं बता दूं, स्पेशल सेल का अहम रोल रहा है उनको सॉल्व करने के लिए। ऑलमोस्ट सभी केसेस में पकड़े गए हैं, और इनके जो तार हैं वो विदेशों में बैठे जो गैंगस्टर्स हैं उनसे जुड़े हुए बताए जा रहे हैं।
और लॉरेंस बिश्नोई के भी गैंग के कुछ आदमी हैं जो कुछ घटनाओं में शामिल रहे हैं। जी और अभी जो तो ये जो राव साहब, घटना का ऐसे में आपको ये बता रहे हैं सवाल हासिल उठता बाबा है का, जैसे कि गैंगस्टर्स इस पूरी घटना की, खासतौर से GK1 की घटना की जिम्मेदारी ले रहे हैं और खुलेआम ये घटना हुई है, बीच सड़क में चलते फिरते ट्रैफिक के बीच में हमलावरों ने निशाना बनाया उस जिम संचालक को। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या जो बेस होता है दिल्ली पुलिस का, चाहे अपने मुखबिरों को लेकर हो, चाहे अपने लोकल इंटेलिजेंस को लेकर हो, वो कहीं ढीला पड़ रहा है राजधानी में? यस, वो वही मैं बता रहा हूँ कि वो कहीं ना कहीं वहां पर थोड़ी कमजोरी नजर आ रही है। उसी का फायदा उठाते हुए ये गैंगस्टर्स ऐसी घटनाओं को अंजाम दिए जा रहे हैं। और ये एक और जो मैं बता रहा हूँ कि जो गैंगस्टर्स हैं ये घटनाएं करने के बाद और बाद में जो अपने आप को ऑन करते हैं कि हमने ये काम किया है, तो वो ये चाहते हैं कि हमारा नाम और ज्यादा सुर्खियों में आए, पब्लिक को हमारा नाम पता लगे, ताकि वो जो मन चाहे जिससे मन चाहे जितना भी पैसा एक्सटोर्शन का पैसा वसूल कर लें, अपने डिस्प्यूट्स को सोल्व करने के लिए पैसे इकट्ठा कर लें। यही है इनका मकसद होता है। कई लाखों करोड़ों रुपया इस प्रकार से लोगों से उगाही के तौर पर कमाते हैं, एक्सटोर्शन से कमाते हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि ऐसी बड़ी घटनाएं करके और वो ऑन करके, उनको मालूम है कि इतनी घटनाओं में हमारे खिलाफ कुछ ज्यादा कानूनी कार्रवाई होगी नहीं, और होगी तो भी ये अपने जो शूटर्स हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। खुद नहीं, ये डायरेक्टली जो ऑन हो रहे हैं, जो कि विदेशों में बैठे हुए अपने आप को इन केसेस के लिए जिम्मेवार बता रहे हैं वो, या जेल में बैठे वो जी जिम्मेवार बता रहे हैं वो, उनको डेफिनेटली उनको कॉन्स्पिरेसी में जरूर शामिल किया जाता है और कॉन्स्पिरेसी में उन केस में उनका चालान भी किया जाता है, लेकिन डायरेक्ट एविडेंस उनके खिलाफ नहीं होती है। इसलिए वो समझते हैं कि हमारा इस कानून, हमारे देश के जो कानून की व्यवस्था है उससे उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। और जो शूटर्स हैं वो भी पकड़े गए तो वो उनके उनको छुड़वाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत सा पैसा वो इकट्ठा कर चुके होते हैं और उस पैसे के बल पर वो कानून को एक बहुत ही बड़ा अपने आप में एक खिलौना समझते हैं कानून को, हमारे देश के कानून को। और वो इसी का फायदा उठाते हुए ऐसे जघन्य अपराध करने में कामयाब हो जाते हैं। और वो बार बार इस बात की कोशिश करते हैं कि हम इसी ऐसे काम करते हुए अपने आप को सुर्खियों में लाएं, ताकि पब्लिक उनके नाम से डरे और वो उनको पैसा देते रहें। मैं समझता हूँ दिल्ली पुलिस के टोटल सभी डिपार्टमेंट्स के, इंक्लूडिंग पुलिस स्टेशन लेवल के लोगों को भी भाई बहुत ज्यादा बहुत ही सतर्कता से काम करना पड़ेगा, अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा, अपने अपने एरिया में पुलिस की प्रेजेंस मैक्सिमम करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर जी पुलिस की प्रेजेंस अगर होती तो इस प्रकार से सरेआम वो गोली चलाकर सड़क पर नहीं भागते। तो पुलिस की राव प्रेजेंस साहब, एक होना, आखिरी सवाल पीसीआर की ये गाड़ियों कि की जैसे प्रेजेंस कि हमने होना। शुरुआत में ही कहा राव साहब कि आमतौर पर जो गैंग वॉर्स थे या गैंगस्टर्स का जो ठिकाना रहा वो मुंबई रहा या फिर उत्तर प्रदेश की सड़कों में हमने इस तरह के गैंग वॉर्स देखे, लेकिन अब ये देश की राजधानी दिल्ली में खुलेआम हो रहा है और इस CCTV फुटेज जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं इसका गवाह भी है। क्या राजधानी दिल्ली में धीरे धीरे गैंगस्टर्स पैर पसार रहे हैं या फिर बेखौफ हो चुके हैं, उनकी मौजूदगी पहले से थी? राव साहब, ये सवाल आपके लिए था। जी सालों में कुछ ज्यादा बढ़ी है। आपको अगर वो समय याद हो 2000, जी, सन 2000 से लेकर 2003 4 5 तक एक टाइम ऐसा था जो गैंगस्टर्स थे वो दिल्ली में आने से कतराते थे, दिल्ली में घुसने से डरते थे। उनको मालूम था कि अगर ऐसा पता लग गया कोई गैंगस्टर के बारे में खबर होगी तो वो उनको उनके साथ में मुठभेड़ हो जाएगी और वो कहीं के नहीं रहेंगे और वो ऊपर पहुंच जाएंगे। ये डर होता था पहले, लेकिन अभी कुछ सालों से ये डर धीरे धीरे शायद खत्म हो गया है। क्या वजह है उसका मैं उसमें कमेंट्स नहीं करता, लेकिन हाँ, जब तक इन गैंगस्टर्स को मरने का डर नहीं रहेगा, यानी कि खत्म होने का डर नहीं रहेगा, तब तक ये ऐसे ही वारदातें करते रहेंगे। खाली खाली कानूनी कार्रवाई से ये इनका कोई भी कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा। और ये बात भी सही है, एक टाइम में ऐसे गैंगस्टर बॉम्बे में ज्यादा एक्टिव होते थे, और बॉम्बे में आपको ये भी सुनने को मिला होगा कभी जी किसी ने कोई नई कार ले ली तो उसके पास मैसेज पहुंच गया कि कार का हिस्सा हमें दीजिए, या कोई किसी ने बहुत बड़ा बिजनेस शुरू कर दिया उसका हिस्सा मांगते थे। तो इस प्रकार से फिरौती मांगने का, एक्सटोर्शन लेने का या उगाही करने का जो उनका सिस्टम था वो वहां बॉम्बे में ज्यादा था। उसके बाद धीरे धीरे दिल्ली में आया, और दिल्ली में शुरुआत के जो इस दशक के शुरू के साल थे उनमें उनमें काफी जी खौफ रहा, और उसके बाद धीरे धीरे अब ये कम होता जा रहा है। उसी का ये नतीजा जो हमें देखने को मिल रहा है।
आम पब्लिक इस बात से बहुत ही ज्यादा घबराई हुई है दिल्ली में कि ऐसे कभी भी किसी को कोई ऐसे मार जाएगा तो फिर क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही बड़ा सवाल है राजधानी दिल्ली की सुरक्षा और उसकी सड़कों पर क्या आम जनता सुरक्षित है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर भी अब जुड़ रहे हैं। मुकेश, जीके की घटना कल रात जो हुई वो दिल दहला देने वाली थी, सबको झकझोर रही है कि क्या वाकई दिल्ली की सड़कों पर लोग सुरक्षित हैं या नहीं। लेकिन बड़ा सवाल ये है इस वक्त, क्या तफ्तीश आगे बढ़ पाई है और बढ़ी है तो कितनी आगे? देखिए, बेसिकली हो ये रहा है कि जो इस तरह के बड़े बड़े गैंगवार हो रहे हैं या जो बड़े एक्सटॉर्शन के मामले हैं, उसके पीछे जो बड़े चेहरे हैं वो देश में नहीं है, देश से बाहर बैठे हुए हैं। कनाडा में है, अमेरिका में है, पुर्तगाल में, कहीं और हैं। तो वहां से बैठकर वो पूरा अपना गैंग ऑपरेट करते हैं। पहली कड़ी तो ये होती है कि जो पहले जो बड़े गैंगस्टर हैं वो विदेश में हैं, फिर उनके गुर्गे बैठे हैं तिहाड़ जेल में या किसी और जेल में बैठे हुए हैं। वो वहां से सिग्नल ऐप या किसी और ऐप से बात करते हैं और बात करके वो कहते हैं कि किसको मारना है, किससे पैसे मांगने हैं। तो ये सारा काम बड़ा कोऑर्डिनेट तरीके से जेल के अंदर से होता है और साथ में जो विदेश में गैंगस्टर बैठे हैं वो बैठे हैं। फिर जेल में बैठे गैंगस्टर जो हैं, जो उनके गुर्गे लोकल गुर्गे हैं, जैसे कि इस केस में हुआ है हाशिम बाबा, जो उत्तरी पूर्वी दिल्ली का एक बड़ा गैंगस्टर है। हाशिम बाबा को कहीं बाहर से आदेश आया और ये कहा जा रहा है कि रोहित गोदारा और गोल्डी बरार, उन लोगों ने इसको आदेश दिया और उसके बाद फिर हाशिम बाबा ने जेल के अंदर से जब हाशिम बाबा एक्टिवेट हुआ और जेल के अंदर से उसने अपने गुर्गों को एक्टिवेट किया, जो उसके गुर्गे बाहर हैं, और उन गुर्गों ने आकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। तो होता यह है कि ऐसे मामलों में जो लोकल लोग हैं वो तो पकड़े जाते हैं या इनको एनकाउंटर होता है, लेकिन जो देश के बाहर बैठे हैं लोग वो पकड़ में नहीं आते हैं और इसीलिए लगातार वो अपने गैंग को ऑपरेट करते हैं। पैसों के लालच में तमाम जो युवा लड़के हैं वो उनके लिए काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि 6 लोग पुलिस ने पकड़े हैं, अभी उनके पास से हथियार मिले हैं और इसमें जो शूटर हैं, जो मुख्य शूटर है और साथ में उसके एक और लड़का है, वो फिलहाल अभी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। 6 लोग पकड़े गए हैं और ये सारे लोग जो है हाशिम बाबा के जी लोग हैं। हाशिम बाबा फिलहाल तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। तो पूरा एक सिंडिकेट है जो कि जेलों के अंदर से ऑपरेट होता है, विदेश से ऑपरेट होता है और साथ में जो लोकल गैंग्स हैं वो उनसे मिले हुए हैं। और ऐसे में फिर इन जो अपराधी हैं इनको पकड़ पाना काफी मुश्किल होता है। जी, जी। बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका मुकेश, और एलन राव साहब आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आज की बात में खबरें जारी रहेंगी। और इस वक्त की एक अहम खबर, जेल से बाहर आने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। 21 मार्च को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। 177 दिन बाद जेल से बाहर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। बड़ी राहत है अभी आम आदमी पार्टी और उनके नेता अरविंद केजरीवाल के लिए। दिल्ली शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। 21 मार्च को ईडी के इस मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। 177 दिन बाद अरविंद केजरीवाल अब जेल से बाहर आएंगे। आम आदमी की पार्टी के कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। इस खबर के आने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यालय में जश्न का माहौल। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। 177 दिन बाद जेल से बाहर आने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली शराब घोटाले मामले में 21 मार्च को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी खबर, जेल से बाहर आने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। शराब घोटाले मामले में वो जेल में थे। 21 मार्च से ही वो जेल के अंदर थे। हालांकि लोकसभा चुनावों के दौरान वो बाहर निकले थे पैरोल पर, लेकिन उसके बाद फिर उन्हें वापस जेल जाना पड़ा था। और 21 मार्च को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और 177 दिन बाद अब शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहा करने का आदेश दिया है। आप सबको बहुत ध्यान से सुननी है। हम सबको सीएम साहब बहुत जल्दी जेल से निकलने वाले हैं और वहां से निकल के वो पहली जगह जहां पहुंचेंगे वो है चंद्रगिरा अखाड़ा। यहां से लगभग
150 मीटर पहले है पिछली रेड लाइट पे, वहां पे हम सबको उनका स्वागत करना है और वहां से फिर रोड शो के साथ हम उन सबको यहाँ तक लेके आएंगे। तो अभी यहाँ पे जितने भी साथी आए हुए हैं, हम सबको चंदगी राम अखाड़ा की तरफ चलना है और वहां से सीएम साहब का स्वागत करके फिर उनके साथ सब लोग पैदल उनको यहाँ तक लेके आएंगे। तो अभी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के सड़कों की, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खुशियां मना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ अरविंद केजरीवाल को रिहा करने का आदेश दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हिमाचल प्रदेश में शिमला की संजौली मस्जिद के बाद अब मंडी की एक और मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस मस्जिद के सरकारी जमीन पर बने होने का आरोप लगाते हुए आज हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों की ये मांग है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को छोटी काशी से बाहर किया जाए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लोगों को हटाने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। पर सभी धर्मों का हिमाचल प्रदेश में सम्मान है। हिमाचल की संस्कृति सर्वधर्म और हिंदुस्तान की संस्कृति भी सर्वधर्म भाव की है। किसी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का दायित्व किसी समुदाय को भी नहीं है, ना सरकारों को है, ना किसी राजनीतिक दल को है। हम सब लोग मिलकर हिमाचल में जो सौहार्द का वातावरण है उसको बनाए रखने के लिए कृत संकल्प है। और जो घटनाएं घट रही है इसके लिए मैंने विधानसभा में भी स्टेटमेंट दिया था। उस विधानसभा में मैंने माननीय अध्यक्ष जी से कमेटी गठित करने के लिए कहा था। मंडी में भी एक अवैध निर्माण की बात आई है जिसमें मैं कल ही देख रहा था। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन मुस्लिम भाई लोगों का भी, जिसमें कोई दो राय नहीं है, कि उन्होंने अपनी मस्जिद की जो दीवार है मंडी में जो आज हुआ उसको तोड़ा है। और जहां अवैध है उसमें अगर वो खुद तोड़ते तो ठीक है, नहीं तो कानून तो अपना काम करेगा ही। तो ये प्रदर्शनों का प्रदेश है, यहाँ हमारे प्रदर्शन होते रहते हैं और प्रदर्शन करना लोकतंत्र की सबसे बड़ी व्यवस्था भी है, अपनी बात को रखने का एक तरीका भी है। और प्रदर्शन शांतिपूर्वक हो, और शांतिपूर्वक ही हिमाचल प्रदेश में प्रदर्शन होते हैं। और कई बार हम भी स्टूडेंट्स मूवमेंट से निकले हैं, चाहे सिंघा साहब है चाहे रणधीर जी है, तो हम भी कई बार कहते हैं कि धक्का दे के थोड़ा पानी फेंको, थोड़ा सी आपस में लाठीचार्ज करो, ये चलता है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार नरेश चौहान जी। नरेश चौहान जी, बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। अब पहला सवाल तो ये कि शिमला के बाद अब मंडी, वाकई क्या वजह आप देख रहे हैं कि जो कुछ शिमला में हुआ कुछ ऐसी ही तस्वीरें अब मंडी से लोगों के सामने हैं? तो देखिए, स्वाभाविक तौर पे कुछ भावनात्मक मुद्दे लोग इसको समझ रहे हैं और कर रहे हैं इस भावना से, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता कुछ और है। हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में अगर आप इस बात को देखें तो यहाँ वो माहौल नहीं है। ये जो मामला शिमला से उठा था वो भी बिल्कुल डिफरेंट था। आप समझें कि एक लड़ाई झगड़े को किस प्रकार से मस्जिद तक पहुंच गया, और मस्जिद का अवैध निर्माण की जो बात थी शिमला की संजौली की, और अल्टीमेटली माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में टोक रही हूँ। कुछ अहम खबर यहाँ दिल्ली से भी आ रही है। अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी के खेमे में खुशियां हैं और कुछ ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो अपने नेता के बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। खुशियां मनाई जा रही हैं। बड़ा दिन है इन कार्यकर्ताओं के लिए। उनके नेता 177 दिन बाद जेल से बाहर आ रहे हैं। 21 मार्च को ईडी ने दिल्ली शराब मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर दिया था और आज कुछ शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की रिहाई का आदेश दिया है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। थोड़ी देर में रिहा हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल। जेल से बाहर आने वाले हैं अरविंद केजरीवाल कुछ ही पलों में। और ये खुशियां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच। हमारे सहयोगी शुभांग इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभांग, हम तस्वीरों में देख सकते हैं खुशियां दिल्ली की सड़कों पर। आम आदमी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा दिन है, आज बड़ा फैसला आया है उनके लिए। शुभांग, अगर आप सुन सकते हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खुशियां मना रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि उनके नेता अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए। जी, आवाज आ रही है भाई।
जी जी, अब आवाज आ रही है। जी, इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं शुभांग की आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं अपने नेता का। तकनीकी कारणों की वजह से शायद शुभांग हमको सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन शुभांग वहीं मौजूद है जहां ये कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने का। सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दी है, हालांकि ये भी शर्त रखी है अदालत ने कि वो अपने मुख्यमंत्री के अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इस बीच राजनीति भी तेज हुई है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा भी मांगा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच खुशी की लहर है। उनके नेता 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है आम आदमी पार्टी को और उनके नेता अरविंद केजरीवाल को। शर्तों के साथ जमानत दी है सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि अदालत ने यह भी साफ कहा है कि वो मुख्यमंत्री के अधिकारों का उपयोग इस दौरान नहीं कर पाएंगे। दिल्ली शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच खुशी की लहर है। शुभांग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर कोशिश करते हैं उनसे बात करने के लिए। शुभांग, आप जहां मौजूद हैं, आपके ठीक पीछे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं अपने नेता का बाहर आने का। शुभांग, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, आप क्या जानकारी इस वक्त, कब तक अरविंद केजरीवाल बाहर निकलेंगे? जी देखिए, इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं तिहाड़ के जेल नंबर 1 के गेट पर मौजूद हूँ और आपको तस्वीरें अगर मैं यहाँ से आप दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो उनके नेता हैं, वो यहाँ पर किस तरीके से जश्न मना रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको फिलहाल और भी तमाम जो कार्यकर्ता है वो जाते हुए दिखाई दे रहे होंगे और ऐसे ही जो तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं अरविंद केजरीवाल को छुड़वाने के लिए फिलहाल यहाँ पर आए हैं। आपका नाम? राजाराम। अरविंद केजरीवाल आज बाहर आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ये आज हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है। आप लोगों का तामझाम पूरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ढोल नगाड़े फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपका नाम? साथियों, मैं शिव कुमार, बवाना विधानसभा सचिव। आज हमारे सब लोग बहुत खुश हैं। हमारे लिए बहुत खुशी का दिन आज है कि हमारे सीएम साहब आज जेल से बाहर आए हैं। हमारे कार्यकर्ता बहुत उमंग में हैं और इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हरियाणा का चुनाव हम बहुत अच्छी तरह से जीतेंगे और दिल्ली पर भी बहुत अच्छी विजय प्राप्त करेंगे। यही मेरा सवाल है, क्या लगता है इनके बाहर आने के बाद जो जोश है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा? बहुत ज्यादा जोश है और बीजेपी को बहुत दुख पहुंच रहा है, क्योंकि 25 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में नहीं है। 15 साल तो कांग्रेस ने बाहर रखा, 10 साल से आम आदमी पार्टी। तो अपनी जमीन तलाश रहे, चिराग तले अंधेरा, पूरे देश में राज करें, लेकिन दिल्ली के लिए तड़प रहे हैं और इसे तड़पते ही रहेंगे। आपका नाम? अमृतलाल। आपको क्या लगता है क्या होगा अब आगे जो बाहर आ जाएंगे, हरियाणा के चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा? बहुत ही फर्क पड़ेगा, काफी फर्क पड़ेगा। ये देखिए, सच्चाई की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है, पूरा देश जान रहा है। देखिए, तस्वीरों में अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ तौर पर किस तरीके से झंडे जो हैं, तिरंगे हैं, वो फैलाए जा रहे हैं। बैनर्स लोग यहाँ पर लाए हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं और इंतजार फिलहाल इसी बात का है कि कब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर निकलेंगे। हालांकि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ की जेल नंबर 4 से बाहर निकलेंगे, उसके बाद वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जो कैमरा सेटअप है वो आम आदमी पार्टी का द्वारा भी किया गया है। यहाँ पर आकर के वो जो अपने कार्यकर्ता है उनसे बात करेंगे और उसके बाद वो यहाँ से अपने कार्यालय यहाँ से जाते हुए भी आपको यहाँ से दिखाई देंगे। सबसे पहले वो यहाँ से अपने घर जाएंगे जहाँ पर जो तमाम सीनियर लीडर्स आम आदमी पार्टी के वो उनका वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। जी, आप नजर रखें, हम लौटेंगे आपके पास। तो 177 दिन बाद अरविंद केजरीवाल की रिहाई का इंतजार उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं। तिहाड़ जेल के ठीक बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली अरविंद केजरीवाल को। शर्तों के साथ अदालत ने उनकी जमानत पर हामी भर दी और साथ ही ये शर्त रखी है कि इस दौरान वो अपने मुख्यमंत्री के अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हम लौटते हैं
मंडी से जुड़ी खबर पर, जहां पर हिंसा भड़की, लोगों में एक तरह से विरोध प्रदर्शन पर उतर आए लोग सड़कों पर और वाटर कैनन छोड़ना पड़ा इस भीड़ को, इन प्रदर्शनकारियों को काबू में पाने के लिए। नरेश चौहान जो मुख्य सलाहकार हैं हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुक्रिया आपके पेशेंस के लिए नरेश चौहान जी। लौटते हैं जिस खबर पर हम चर्चा कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि शिमला और मंडी दो अलग अलग मामले हैं, या फिर ये दोनों ही एनक्रोचमेंट के मामले थे, या फिर ये मामले बाहरी बनाम स्थानीय का भी है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जो शिमला की जो पोजीशन थी वो ये थी कि उसमें जो अवैध निर्माण हुआ था, जो मस्जिद का मामला संजौली के अंदर उठा था, तो उसको लेके जो यहाँ हमारे मौलवी थे, उसके मस्जिद के और वक्फ बोर्ड के जो लोकल प्रधान थे और दूसरे लोग, वो सब लोग कल नगर निगम के आयुक्त के पास गए और उन्होंने खुद वहाँ ऑफर किया कि हम इस निर्माण को गिराने के लिए तैयार हैं जो अवैध हैं, आप हमें इसकी इजाज़त दें और जब तक ये नहीं हो पाता तब तक आप इसको सील कर दें। तो एक अच्छा मैसेज दिया। जब उनसे हमने बात कही तो उनका एक सोच थी कि हम एक सद्भावना बनी रहे, जो प्यार प्रेम है हिमाचल के अंदर लोगों में और एक पीसफुल स्टेट है वो बने रहना चाहिए। ये मामला जो है मंदिर और मस्जिद का ना होके एक लड़ाई को जिस तरह से रंग दिया गया, उसी तरह से यह मामला मंडी में भी जो था वो बिल्कुल निश्चित तौर पे आज उस पर फैसला दिया है। वहाँ के जो नगर निगम आयुक्त है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर है, उन्होंने आज उसको फैसला दिया है कि ये इलीगल था। और कुछ कल वहाँ मुस्लिम भाइयों ने कल खुद भी उस बात को माना था और एक दीवार उसकी खुद तोड़ दी थी और आज फैसला आ गया कि ये इलीगल है। अब उनको थोड़ा सा समय है कि अगर वो चाहें तो कोर्ट में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, लेकिन इस पे जो है कानून ने अपना काम किया है। हम यही कह रहे थे कि ये मामला कानून से जुड़ा हुआ है। सीधे तौर पे जहां पर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हुआ है या इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, कानून उसके दायरे में काम कर रहा है। अब ये मामले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोर्ट में थे, उन्होंने इसका फैसला दे दिया, तो और वहां लोग खुद भी आगे आए हैं, लेकिन लोगों की भावना है तो अब लोगों को भी समझना पड़ेगा कि हमारे लिए जो हिमाचल एक ब्रांड है, पीसफुल स्टेट है, हम सबकी जिम्मेवारी है कि उसको बनाए रखें। पर नरेश चौहान जी, ऐसे में सवाल उठता है कि अब शिमला में इस तरह का प्रदर्शन हमने देखा, मंडी में हम ये प्रदर्शन देख रहे हैं, क्या राज्य सरकार के पास ऐसी कोई रणनीति है इस वक्त कि इस तरह के जो प्रदर्शन है, इस तरह का जो विरोध है, वो राज्य के दूसरे इलाकों में ना फैले, चाहे वजह कुछ भी हो? नहीं, देखिए, हिमाचल में लोगों में बहुत समझ है इस बात को लेके और यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई मसला है नहीं। ये ठीक है कि सीधे तौर पे ये जहां पर ये मामला था मंडी में 2-3 दिनों से ये देखा जा रहा था और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये मामला चल रहा था। आज उन्होंने उसका फैसला दे दिया कि भाई ये इलीगल है, तो इसमें वो कोई इशू नहीं है, कानून के दायरे में काम हो रहा है और जो दूसरे समुदाय के लोग हैं जिन्होंने बनाया वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों की भावना को इसमें अब कोई ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसा वो चाह रहे थे वो हो गया है कानून के दायरे के अंदर, तो इसको आगे बढ़ने का कोई मसला नहीं है, खास तौर पे हिमाचल प्रदेश में। लेकिन जरूर है, कुछ आप समझते हैं कि ऐसे समय में कुछ लोग राजनीतिक दृष्टि से इसको बढ़ाना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग भी प्रदर्शन में आ जाते हैं कि जो इसको प्रदर्शन को खराब करते हैं। उसको लेके सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है कि कानून किसी को भी अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। हमें हर नागरिक को हिमाचल प्रदेश में आने का अधिकार है, काम करने का अधिकार है, लेकिन उसको लेके हमारी सरकार ने एक जो ये समस्या निकली है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनका हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए, उनकी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि वो कहाँ पर काम कर रहे हैं, कि कहाँ से आए, कौन से राज्य से आए। वो एक छोटा सा इशू था जो शिमला वाले मुद्दे में, उसको लेकर सरकार ने सब कमेटी बनाई है और उस पर आगे हम उसके ऊपर जो है जल्दी कानून लाने वाले हैं। तो ये मैं समझता हूँ, आप कह रहे हैं कि दोनों जो शहरों में जो विरोध प्रदर्शन हुए वो जुड़े हुए नहीं है, एक जैसे नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों ही शहरों में मस्जिद के एनक्रोचमेंट को लेकर सवाल उठा, जनता सड़क पर दिखाई दी और पुलिस और प्रशासन को उनको काबू में करने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन नरेश चौहान जी कह रहे हैं कि दोनों जुदा मामले हैं और आगे ऐसा ना हो, इस पर भी राज्य सरकार नजर रखे हुए है। फिलहाल शुक्रिया हमसे बात करने के लिए नरेश चौहान, मुख्य सलाहकार हिमाचल प्रदेश के सीएम के, हमसे बात कर रहे थे। हम ले रहे हैं अब एक छोटा सा ब्रेक के बाद अमेरिका की खबर।
और अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस के साथ आगे किसी भी प्रेसिडेंशियल डिबेट में शामिल होने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब कोई तीसरी बहस नहीं होगी। ट्रंप ने ऐलान ऐसे समय में किया है जब पहले डिबेट के बाद सामने आए पोल में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस को जीता हुआ बताया गया था। यह दूसरी प्रेसिडेंशियल बहस थी, लेकिन ट्रंप और हैरिस के बीच ये पहली बहस थी। 27 जून को ट्रंप ने बाइडेन के साथ पहली बहस में हिस्सा लिया था और वो बाइडेन पर भारी पड़ गए थे। इसके बाद बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की दौड़ से अपना नाम वापस ले लिया। दूसरी बहस कमला हैरिस के साथ हुई, जिसमें कमला हैरिस ट्रंप पर भारी पड़ गई। अब ट्रंप ने तीसरी बहस करने से इनकार कर दिया है। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ट्रंप को अंदाज़ा हो गया है कि बहस में वो पिछड़ रहे हैं। उनकी टीम ने सलाह दी कि ना करें अब वो तीसरी बार बहस के बाद पोल जो हुए हैं, जो रेटिंग्स हैं, उसमें कमला हैरिस आगे हैं और अगली बहस से कमला को हो सकता है और ज़्यादा फायदा। अगली बहस में ट्रंप को हो सकता है और ज़्यादा नुकसान। तो हमारे जानकार इस मुद्दे पर क्या सोच रहे हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं। दीपक वोरा पूर्व राजदूत हैं, डॉक्टर रविंद्र सचदेव डायरेक्टर है इंडिया अफेयर्स USINPSC के। आप दोनों का स्वागत है इस खास चर्चा में। डॉक्टर सचदेव, अगर मैं आपसे शुरू करूं, ऐसा क्या हुआ है कि अब डोनाल्ड ट्रंप बहस के लिए तैयार नहीं? ग्रेट क्वेश्चन। बट आपने जो बात कही है कि ट्रंप को लगता है और उनके एडवाइजर्स को एक्चुअली लगता है कि ट्रंप अगली डिबेट में अगर गया तो हो सकता है वो फिर से कमला हैरिस से पिछड़ जाएंगे डिबेट में, और तब इलेक्शन इतनी निकट आ जाएगी कि मोमेंटम कमला हैरिस के फेवर में बहुत बढ़ जाएगा। ये फिलहाल बाय द वे ट्रंप अभी कह रहे हैं कि तीसरी डिबेट नहीं करेंगे। ट्रंप का यह कहना है कि मैंने बाइडेन को हरा दिया था, यस दैट इज ट्रू। वो ये कहते हैं कि मैंने कमला हैरिस को भी पिछाड़ दिया, डिबेट मेरी बहुत अच्छी गई और मुझे कोई जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि ये एक बॉक्सिंग मैच था और बॉक्सिंग मैच मैं जीत गया हूं। परंतु इसमें जो ट्विस्ट आएगा खेल में, आपकी जो हेडलाइन भी चल रही है ना कि ट्रंप क्यों बहस से भाग रहे हैं, तो आने वाले हफ्तों में कमला हैरिस कैंपेन इस माहौल को बढ़ाएगी ट्रंप को कॉर्नर करने के लिए कि देखिए ये बहस से डर के भाग रहा है। तो उसके चलते हो सकता है ट्रंप की ईगो को इम्पैक्ट होगा एंड वो कहेंगे नहीं मैं तो डिबेट करूंगा। तो मेरे विचार से अभी ये जरूरी नहीं है कि तीसरी डिबेट नहीं होगी, बट हाँ फिलहाल के लिए ट्रंप कह रहे हैं कि ये तीसरी डिबेट में नहीं जाएंगे कमला हैरिस के साथ के अगेंस्ट। जी दीपक वोरा जी, पहले डिबेट के बाद जो बाइडेन के साथ हुए डिबेट के बाद आत्मविश्वास से, कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। क्या वो आत्मविश्वास इस दूसरे डिबेट के बाद ध्वस्त हो गया? आपने कोई सवाल पूछा मुझसे? जी। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच मैम। जब आपके चैनल पर होता हूँ आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। डॉक्टर रविंद्र सचदेव जो मेरे साथ हैं, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा है, तो मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ। मैम, ये डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की जो बात हो रही है, मैंने पूरी डिबेट सुनी थी और हम लोग अपना ये जो असेसमेंट है, ये जीत गया या वो जीत गई, ये बेस कर रहे हैं जो वहाँ पर सर्वेज होते हैं। और अक्सर जैसे हमारे देश में होता है, उस देश में भी ये सर्वे हमेशा सही नहीं होते। अब बात ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं तीसरी डिबेट नहीं करूंगा, तो फिर हर चौथे दिन क्यों नहीं डिबेट करते? अमेरिकन लोग अब जानते हैं व्हाट ट्रंप स्टैंड्स फॉर, वो ये भी जानते हैं कमला हैरिस क्या चाहती है। और मेरा ये मानना है, और मैं साल में 2 बार वहां जाता हूं, मेरे बहुत से मित्र हैं, मेरे दोनों बच्चे उस देश में रहते हैं, मेरा ये मानना है कि इस समय इट इज 51-49, 51 डोनाल्ड ट्रंप के लिए, 49 कमला हैरिस के लिए। गलती जो वो एक कर रही हैं, आप क्षमा करेंगे, वो अपने आप को ब्लैक प्रोजेक्ट कर रही हैं, अपनी इंडियन हेरिटेज को भूल गई हैं। तो इसको अगर ब्लैक वर्सेस व्हाइट इलेक्शन बना दिया तो ये बुरी तरह से हार जाएंगी। 4 जो स्टेट्स हैं, स्विंग स्टेट्स जिन्हें हम कहते हैं, अभी डिसाइड नहीं किया है, वो फिर सब ट्रंप की तरफ जाएंगे। मैम, ये बहुत बड़ी गलती कर रही है अगर ये करने की कोशिश कर रही है। और दूसरा, फॉरेन पॉलिसी में ये ट्रंप को बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन इसने कुछ नहीं किया। एक चीज कर लीजिएगा, आप शायद पूछेंगे कि भारत पर क्या असर पड़ेगा। भारत का नाम नहीं लिया ना ट्रंप ने इलेक्शन अपनी डिबेट के अंदर। तो इस समय डोमेस्टिक इश्यूज पर इनका फोकस है। यूक्रेन में जो जंग चल रहा है उस पर फोकस है, इजराइल गाजा में जो जंग चल रहा है उस पर फोकस है, बाकी दुनिया गई जहां उसको जाना है। तो मेरा मानना है मैम
कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे लोग इस डिबेट को भूल जाएंगे और फिर ट्रंप का जो पलड़ा है वो और भारी होगा। डॉक्टर सचदेव, अब बात करें कमला हैरिस के परफॉर्मेंस की इस डिबेट में, क्या शी आउट परफॉर्म, शी परफॉर्म मोर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हर? और डेफिनेटली देखिए, ये जो डिबेट होती है ना, इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि अपने अपोनेंट को नीचा दिखा देना या ट्रंप को कि भाई ट्रंप इज नॉट अ गुड डिबेटर एंड ऑल, मैं ट्रंप जीत गई। ऑब्जेक्टिव ये होता है जो भी इस डिबेट में है कि इस डिबेट के जरिए जो मिडिल वोटर्स हैं, जो अभी कमिटेड नहीं है, जिन्होंने भी विचार नहीं बनाया, उनको आउटरीच करना। तो ट्रंप के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो जो बोलते हैं डेफिनेटली यस, वो उनका बेस ऑलरेडी जानता है और जो उसको ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ट्रंप ने ऐसी कोई नई बात नहीं कही जो कि एक इंडिपेंडेंट वोटर जो सुन रहा हो उसको कोई एडिशनल इनपुट मिले या उसे लगे हाँ मैं ट्रंप को क्यों ना वोट कर दूं। हैरिस ने जो करा, हैरिस ने अपने बेस को तो एड्रेस करा, बट हैरिस ने उस मिडिल वोटर, स्विंग वोटर, इंडिपेंडेंट, उसको टारगेट करने का प्रयास किया। तो इन डिबेट्स में ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि जो आपके ऑलरेडी आपके पाले में आप उनको और एनर्जी दे दो, वो तो है ही, बट ऑब्जेक्टिव ये है कि जिन लोगों ने अपना माइंड नहीं मेकअप करा है अभी तक, उनको सुनने को कुछ चीजें ऐसी मिले जिसके चलते वो एक प्रत्याशी या दूसरे के प्रति उनका लीनिंग टिल्ट हो और जाके वो उसको वोट दे। तो कमला हैरिस डेफिनेटली ने मिडिल वोटर्स को बहुत एड्रेस करा, जो चीजें उन्होंने कही अपनी इस डिबेट में, जो कि ट्रंप ने नहीं करा। तो ट्रंप के एडवाइजर्स को यह पता है अगली डिबेट में भी अगर ये गया तो जो भी ये ट्रंप बोलेंगे, ट्रंप वही चीज बोलेंगे जो ऑलरेडी उनके सपोर्टर्स जानते हैं और वही चीज वो बोलेंगे। वो कोई नई चीज नहीं बोलेगा जिसके चलते उसे इंडिपेंडेंट्स का सपोर्ट मिलना चालू हो। जी, तो इस वक्त इंतजार है कि वाकई क्या डोनाल्ड ट्रंप तीसरी डिबेट के लिए, थर्ड डिबेट के लिए, और दूसरा डिबेट जो कमला हैरिस के साथ होगा, इसके लिए वो तैयार होंगे या नहीं, उनके हाथ के अंदर क्या कुछ और शगुफा होगा, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया, वक्त इतना ही था आप दोनों का, दीपक वोरा जी और डॉक्टर रविंद्र सचदेव, इस चर्चा के लिए। और इस बहस में इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया में लगातार खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए।